नमस्कार। जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर NPC और आप लोग इस वैदिक नेचर क्योर के श्रृंखला के इस नई कड़ी में हैं, जो कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत ये जो कड़ी चलाई जा रही है, इसके नए सत्र या नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का हम लोग जो वैदिक नेचर क्योर की परंपरा में या श्रृंखला में आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हमारा सर्काडियन रिदम। हालांकि आज विश्व में मेडिकल साइंस में इसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन ये हमारी वैदिक परंपरा में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सर्काडियन रिदम यानी कि सोने और उठने के क्रम को, जो 24 घंटे में एक व्यक्ति सोना उठना और जो भी क्रियाएं होती है उसके साथ जो हमारे शरीर की क्रियाएं जुड़ी होती हैं या जो उसका अंतर संबंध होता है, उस चीज को समझने के लिए सर्काडियन रिदम होती है। हालांकि हमारे परंपरा में और भी है, ऋतुचर्या है, दिनचर्या, सब कुछ है, लेकिन ये जो दिन और रात के बीच में या यूं कहें कि सोने और जगने के बीच में जो हमारे शरीर के सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करती है और कैसे ये हमारे सिस्टम को प्रभावित करती है, ये है सर्काडियन रिदम। और इस पर बरसों तक न मानना और आज की तारीख में इसके बड़े स्वागत किया जा रहा है, तो ये हम लोग की भारतीय परंपरा है। और सिर्फ सर्काडियन रिदम अगर आपका बिगड़ जाता है तो आप कई रोगों के शिकारी हो जाते हैं और शायद बहुत बार इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता और रोग के आधार पर दवाएं रहते हैं या रोग के आधार पर चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये रोग के पीछे का मूल कारण है कि हमारे सर्काडियन रिदम ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, उसको कैसे ठीक करें। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करें और इस सारे श्रृंखला को, मैंने इस सत्र को भी शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। बीच बीच में जो सवाल आएंगे उसके रिस्पॉन्स आपको भेजने हैं और पिछले सत्र के भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स भेजा है, उसके लिए भी धन्यवाद। और विशेषकर पिछला जो स्मृति पर जो था, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने कई चीज़ों पर उसको रिस्पॉन्स किया है और अलग तरह से उसकी प्रतिक्रिया दी है। उससे भी बहुत लगता है कि आप कितने गंभीरता से इस सत्र को देख रहे हैं। तो आज का भी सत्र वैसा होगा जैसा स्मृति की एक मेमोरी नहीं है, स्मृति एक अलग चीज़ है। मेमोरी अंग्रेजी में हम शाब्दिक अर्थ में कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा व्यापक है। उस सत्र में जिन लोगों ने सुना है और उसका अर्थ माने हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आज आइए हम लोग सर्काडियन रिदम पे बात करें। तो सर्काडियन रिदम, जैसा कि मैंने ही कहा कि शरीर का एक रिदम है सोने और उठने के बीच। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है या बायोलॉजिकल रिदम है। शरीर की जीवन प्रक्रिया या फिजियोलॉजिकल सिस्टम को करने के लिए ये रिदम है और ये हमारे शरीर को संचालित करती है या प्रभावित करती है। अभी हम सोने और उठने की जो 24 घंटे की जो हमारा चक्र होता है, ये हमारे सारे शरीर के पूरे सारे दिन के सोने और उठने की जो नॉर्मल या प्राकृतिक जो हमारी सोने और उठने की क्रिया है उसको रेगुलेट करती है, यानी कि उसको निर्धारित करती है। और बहुत से जो जीवित प्राणी हैं उनका एक सर्काडियन रिदम होता है, जो कि मुख्यतः प्रकाश और अंधकार द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि लाइट एंड डार्क। यानी हमारे भी जीवन में लाइट और डार्क, हम लोग दर्शन में भी बात करते हैं, जीवन में मुहावरों में भी बात करते हैं प्रकाश और अंधकार का। लेकिन प्रकाश और अंधकार हमारे शरीर के अंदर चलने वाली जीवन प्रक्रियाएं या जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है हमारे हर शरीर के, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है इस प्रकाश और अंधकार को। तो ये भी होता है, यानी 24 घंटे की जो सोने उठने की प्रक्रिया है ये है। और ये सारी चीज़ें और इसके साथ और भी प्रक्रियाएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। अब हम मान लीजिए कि जब हमारा मस्तिष्क, क्योंकि आज हम वैज्ञानिक प्रक्रिया आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से पढ़े, तो जब भी कोई हमारा मस्तिष्क बाहर के परिवेश यानी हमारे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट या जो हमारे आसपास का परिवेश है उसके कोई सिग्नल प्राप्त करता है या कोई भी सिग्नल रिसीव करता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर कई अलग अलग हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं या उद्दीपित करते हैं। तो हमारे हार्मोन को प्रभावित करते हैं, उसके साथ ही साथ हमारे शरीर की तापमात्रा यानी टेम्परेचर को करते हैं,
और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं कि जो खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा या कैसे उससे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं होगी, या डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। ये पूरी प्रक्रिया ये सर्काडियन रिदम कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए ये है कि हम आज सर्काडियन रिदम में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर ये सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया किसी न किसी रूप में, हम उसको प्रभावित कर दी, यानी कि आइदर हम अपने परिवेश के साथ और इसका जो संबंध है और जिस संबंध में नॉर्मल प्रक्रिया करती है, चाहे हमारे हार्मोनल बैलेंस हो, चाहे हमारे मेटाबॉलिज्म हो, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, बाहर के परिवेश के प्रभाव से अगर इस प्रभाव को कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब कर दें, या जो इसके बीच के जो सामंजस्य है उसको हम अगर प्रभावित कर दें, तो कहीं ना कहीं हम बहुत तरह के हमारे इस जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम काम कर रही है उसको हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में प्रभावित कर सकते हैं या एबनॉर्मल बना सकते हैं, और कई हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है या स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। अब हम आते हैं कि हमारा जो सर्काडियन रिदम है वो कैसे काम करता है। तो मान लीजिए सबसे बड़ी बात है कि कई कंपोनेंट हैं या कई भाग हैं हमारे शरीर में जो इस हमारे सर्काडियन सिस्टम और रिदम और उसके वजह से जो हमारे शरीर के बायोलॉजिकल रिदम है या बायोलॉजिकल साइकिल को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले है कि अगर हम प्रकाश में रहें या अंधकार में रहें, दोनों ही स्थितियों में वो हमारे ब्रेन की जो सेल है या कोशिकाएं हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, या हमारे ब्रेन की कोशिकाएं प्रकाश या अंधकार दोनों ही स्थिति में रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि जब प्रकाश हो या अंधकार हो, उस स्थिति में उसको समझ पाता है कि नहीं, समझने के लिए माध्यम क्या होता है, हमारी आंखें होती है। तो हमारी आंखें समझ पाती हैं कि बाहर अंधकार है या उजाला है या प्रकाश है, और ये जो एटमॉस्फेयर के शरीर के बाहर की प्रक्रिया है ये आंखों के माध्यम से ब्रेन के सेल को पहुंचती है, और वो सिग्नल शरीर के अलग अलग सेल में भेजता है, और उसके आधार पे ब्रेन हर सेल को निर्देश देता है कि ये समय है या तो अब सोइए या जागिए, प्रकाश है तो जागिए, और रात है या अंधकार है तो जागिए। ये रात और दिन की बात नहीं, ये हमारा प्रकाश और अंधकार की बात है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एक तो हो गया सेल, दूसरा जो फैक्टर हो सकता है हमारा, दूसरा जो फैक्टर हो सकता है हार्मोन हो सकता है। अब हार्मोन में एक हार्मोन हमारे पास है मेलाटोनिन, और एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। बहुत से हार्मोन है, बट ये सर्काडियन रिदम में ये दो हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और ये दोनों है। मेलाटोनिन जैसे हमें नींद की ओर ले जाता है, ठीक है, उसी तरह कॉर्टिसोल कहीं ना कहीं हमें दूसरी तरफ प्रभावित करता है, और ये हमारे पूरे सर्काडियन रिदम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है सीधे। तो मेलाटोनिन ऐसा है कि हमें नींद की तरफ ले जाएगा, और जैसे जैसे रात होती है और अंधकार होती है मेलाटोनिन बढ़ता है, शरीर बहुत ज़्यादा एक तरह से नींद की तलाश करता है, सोने लगता है, या सोने जैसी भाव आ जाती है, ठीक है। वहीं कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे शरीर को अलर्ट करता है कि अब आपको एक्टिव होना है, काम करना है, जो भी हो। तो ये दोनों हार्मोन प्रकाश और अंधकार के द्वारा ही प्रभावित होते हैं, शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो वो हमारे शरीर को उस रूप में प्रेषित करती है कि अब आप एक्टिव हो जाइए या सो जाइए, ठीक है। इसलिए सुबह कॉर्टिसोल निकलती है, रात में मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है, और ये सुबह रात से भी ज़्यादा प्रकाश और अंधकार के ये में है। तो ये चीज़ें जो है कि सिर्फ और सिर्फ, अब मान लीजिए किसी को सुबह उठ के बहुत थकान होती है या बहुत कुछ होती है, तो अगर उनका सर्काडियन रिदम अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना ही ठीक होगा। ये ना कि उसके लिए हम अंधाधुंध और दवाइयाँ खाएं कि आपको सुस्ती हो रही है तो आप ये टैबलेट खाइए, ये एनर्जी ड्रिंक लीजिए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं उस समय सुबह उठने पर कॉर्टिसोल लेवल कम है, मेलाटोनिन ज़्यादा है, तो क्या है आपकी लाइफ स्टाइल क्या चेंज है। तो इसके आधार पे हमें आगे सोचना है। इसके अलावा और भी कई हार्मोन हैं जो हमारे इस अलर्टनेस को और सर्काडियन रिदम को प्रभावित करता है, जैसे वैसोप्रेसिन है, एसिटाइलकोलिन है, इंसुलिन है और लेप्टिन है। इसलिए इंसुलिन भी प्रभावित करता है, यानी कि डायबिटीज जो रोग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें भी सर्काडियन रिदम का
बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ हम लोग मान लेते हैं और आजकल मान भी लिया गया कि डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो सिर्फ उसको एक रोग की तरह मत समझिए। वो रोग हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का है और ये उसमें एक सर्काडियन रिदम बहुत बड़ा फैक्टर है। और बहुत दिनों तक अगर सर्काडियन रिदम को हम डिसरप्ट करते हैं तो डायबिटीज भी होने का चांस हो सकता है, क्योंकि सर्काडियन रिदम हमारे शरीर के अंदर के इंसुलिन को भी प्रभावित करता है। तो ये तो हो गए हार्मोन, और जब हार्मोन प्रभावित होंगे तो हमारे शरीर में उसी रूप में काम करेंगे। अत्यधिक होंगे तो अत्यधिक, कम होंगे तो कम, और उसका प्रभाव हमारे शरीर की बाकी बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी। दूसरे जो फैक्टर्स हैं जब हमारा सर्काडियन रिदम पर ये होता है, वो भी जो हमारे शरीर के अन्य क्रियाओं के साथ जुड़े होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर की तापमात्रा, और मेटाबॉलिज्म की जो हम खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रही है, पूरी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है ये भी सर्काडियन रिदम का पार्ट है। ये आप मत समझिए कि मैं खाता हूँ रेगुलर, मेरी डाइजेशन ठीक नहीं हो रही है तो इसके लिए हम कोई हाजमे की दवा ले लें या कोई ऐसा दवा ले लें कि हाजमा ठीक होने लगे, हमारे शरीर में खा रहे तो नहीं, काम नहीं कर रहा है, शरीर में ऊर्जा नहीं मिल रही तो और कुछ खा लें या कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले लें या कोई विटामिन की टैबलेट ले लें। लेकिन ये सर्काडियन, उसके साथ हमको ये सबसे पहले सोचना है कि जो जिसके भी शरीर में इस तरह की प्रक्रियाएं आई है, क्या उसके सर्काडियन रिदम को उसने प्रभावित किया है या उसको डिस्टर्ब किया। अगर वो है तो आप जितना भी खा लें, जितना भी ये कर लें, वो ठीक होने वाला नहीं है, वो बार बार घूम फिर के आएगा। तो सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, इसके ये है। जब आदमी सोता है तब उसकी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है और जैसे ही उठता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी जगने में जो टेम्परेचर रहता है, सोने में वो टेम्परेचर कम होता है। ये सर्काडियन रिदम है। इसके अगर अपोजिट हो रहा है तो समझिए कि आपके सर्काडियन रिदम डिसरप्ट हो गई है, गड़बड़ हो गई है। ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म है वो सारे दिन में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग रेट पे, अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है या होती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे फैक्टर्स या दूसरे कारक जो हो सकते हैं, जैसे हमारा काम करने के कितने घंटे या कितनी देर हम काम कर रहे हैं, उसके आधार पे भी हमारे सर्काडियन रिदम को प्रभावित कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी हमारी कितनी है और स्ट्रेस और एंजाइटी हम कितना ले रहे हैं, ठीक है। और भी हमारे अगर लाइफस्टाइल के अलग अलग चॉइसेस आज तक हो सकते हैं कि लेट नाइट तक जगना, रात में ज़्यादा खाना, दिन में देर तक सोना, बहुत से और भी है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सर्काडियन रिदम को प्रभावित करती हैं। तो आज के आगे बढ़ने के पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो सर्काडियन रिदम के साथ लिंक्ड अप है, उस हार्मोन का नाम बताइए। अब हम दूसरे आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे होते हैं उनमें भी सर्काडियन रिदम होता है, लेकिन नवजात बच्चे जो जन्म लेके ही आए हैं उन पर शुरू में नहीं होता जब तक कि ना वो कुछ महीने के ना हो जाए, क्योंकि जब वो कुछ महीने के हो जाते हैं तब वो धीरे धीरे आसपास के परिवेश के साथ उनका संपर्क होता है और तब धीरे धीरे उनको इस सर्काडियन रिदम के अंदर वो आते हैं। जन्मते बच्चों को सर्काडियन रिदम नहीं होते। तो ये देखिए कि कम से कम वो 3 महीने के या 4 महीने के हो जाए तब वो उनके अंदर आते हैं। मेलाटोनिन जो प्रसारित होने पर नींद आती है, तो बच्चों में यूजुअली मेलाटोनिन 3 महीने के बाद ही रिलीज होना शुरू होता है और कॉर्टिसोल 2 महीने के बाद होता है। यानी स्लीप और वेकनेस का जो साइकिल चलेगा, अलर्टनेस का और लेजीनेस का, वो 2 या 3 महीने के बाद ही शुरू होगा। तो ये है, ये होता है। और जो थोड़े बच्चे जो होते हैं उनको कम से कम 9 से 10 घंटे तो सोना चाहिए ही, ये ज़रूरी है, क्योंकि ताकि उनके ये हो। और जब टीन एज में आ जाते हैं बच्चे, हालांकि उस समय वो थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, बट उस समय उनको भी 8-9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और उस समय मेलाटोनिन उनकी ऑलरेडी सिक्रीशन शुरू हो जाती है, लेकिन कभी कभी लेट आवर वो करते हैं तो उनको लेट तक सोना, सुबह लेट से उठना, तो ये उनका एक स्लीप डिप्राइवेशन बोलिए या निद्रा की जो
जितने चाहिए नींद उससे कम लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल बच्चों में अपनी अलर्टनेस की वजह से, तो वो थोड़ा देखने की वजह है। अदरवाइज बच्चे में वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है और उस समय हम समझते हैं कि बच्चा है, बहुत हेल्दी है या अभी कम उम्र है, इसको अभी क्या दबाव डाल, लेकिन उसी समय से अगर हम सर्काडियन रिदम को प्रभावित करेंगे तो बाद में बढ़ते उम्र के साथ उनको ये असुविधाएं आएंगी। अब अगर एडल्ट की बात आए तो एडल्ट चूंकि अपनी उनकी एक करीब लाइफस्टाइल फिक्स हो जाती है कि कब सोना है, कब जगना है या क्या काम करना है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कम से कम 7 से 8 घंटे या 6 से 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। और आज की जो लाइफस्टाइल है तो 7 घंटे, मतलब इतने स्वस्थ कोई नहीं है कि 6 से 7 घंटे में नींद पूरी कर ले, तो 7 घंटे कम से कम चाहिए, 7 प्लस घंटे उतने हो तो ये है। और कभी कभी रात होते ही मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है, सभी का होता है, लेकिन कभी कभी लेट आवर करते हैं तो मेलाटोनिन सिक्रेशन होने के बाद भी नहीं ये करते हैं और सुबह तक उनको स्लीपी ये रहता है। और जब भी होता है कि जितना भी वो कर ले मेलाटोनिन सिक्रेशन होगा 2 बजे के बाद तो एक्सट्रीम हो जाता है, तो उसके बाद तो जगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये होता है। और दोपहर में भी कभी कभी 1 से 3 के बजे में मेलाटोनिन कभी कभी आ जाता है ज़्यादा, अगर आप इस तरह के हेक्टिक शेड्यूल में हैं। तो एडल्ट के लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि भाई कम से कम आप अगर प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो मेलाटोनिन अगर आपको नींद मिले उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती कुछ काम कर रहे हैं तो वो आपकी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रिदम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरी बात है कि ये एज के साथ बढ़ता है, जब बहुत वयस्क लोग हो जाएं या बड़े बुजुर्ग हो जाएं उनका सर्काडियन रिदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है उम्र के साथ, क्योंकि वो बहुत जल्दी सोने चले जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कभी कभी लोग जो घर में बुजुर्ग हैं वो लोग होते हैं कि अभी सो रहे हैं, अभी उनकी जब अच्छी लगता है कि अब नींद आई तब तक वो बुजुर्ग उठ गए, तो इसलिए उनको लगता है कि थोड़ा सा फैमिली में डिस्टर्बेंस भी आ जाती है, बट किया नहीं जा सकता। उनका सर्काडियन रिदम उस रूप में हो गया कि शाम या रात होने के बहुत पहले सो जाएंगे, सुबह बहुत जल्दी जल्दी ये जब औरों के लिए लगेगा कभी तो रात ही हुई है तभी वो जग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये पहला चीज़ आपने क्लियर समझ लिया सर्काडियन रिदम कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और ये जब तक रहेगा, जब तक क्या ये तो हमेशा ही रहेगा, ये हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, सिर्फ शरीर को नहीं, शरीर के अंदर चलने वाली सारी बायोलॉजिकल क्रियाओं को प्रभावित करता है, जिसमें हमारे बॉडी टेम्परेचर, हार्मोनल सिक्रेशन, हमारे उठने और जगने, और सबसे बड़ी हमारे मेटाबॉलिज्म, जो खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होगा कैसे होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। और ये सिर्फ उठने और जगने का टाइम और हमारे शरीर में मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल और इसके साथ और भी हार्मोन जो भी हैं कई हमने बोला है, और सवाल में भी है कि पहला सवाल भी वही है कि ये कितने कौन कौन से हार्मोन को प्रभावित करता है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारण हैं जो हमारे सर्काडियन रिदम को चेंज करते हैं। ये बहुत बड़ा ही है कि अगर आप ओवरनाइट बहुत देर तक जगते हैं, ठीक है, रात में अंधेरे में जगते हैं और आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो नॉर्मल मेलाटोनिन सिक्रेशन होते हैं कब अंधेरे में, तो हम आर्टिफिशियल लाइट में माने प्राकृतिक प्रकाश के विरुद्ध जाके आर्टिफिशियल लाइट में रखते हैं और अब शरीर को इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं या ब्रेन को इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं कि भाई अभी प्रकाश है, मेलाटोनिन सिक्रेशन मत करो। यानी नॉर्मली जो साइकिल है कि रात और दिन का एक चक्र है, उसका एक नेचुरल टाइम है कि इतने घंटे बाद अंधेरा हो जाता है, इतने घंटे बाद उजाला हो जाता है। तो जैसे ही अंधेरा होता है नेचुरली, जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा होना होता है, तो धीरे धीरे मेलाटोनिन बढ़ता जाता है और जितने अंधेरे बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम आर्टिफिशियल लाइट में बैठा के ब्रेन को इनडायरेक्टली सिग्नल दे रहे हैं कि अभी प्रकाश है, मेलाटोनिन सिक्रेशन मत करो। तो नॉर्मली या प्राकृतिक रूप से जो ब्रेन जो कर रहा था, अब अप्राकृतिक माहौल में आके वो अपने मेलाटोनिन सिक्रेशन की क्षमता को दबा के रख रहा है, नहीं करने दे रहा है। यानी जो नॉर्मल हमारे शरीर की सिस्टम काम कर रही थी, हम उसको नॉर्मल काम करने से रोक रहे हैं। और सुबह जब नॉर्मल प्रकाश आ गया, लेकिन हम घरों को बंद करके अंधेरा करके उसमें फीडबैक दे रहे हैं कि अभी भी भाई अभी सुबह नहीं हुई है या प्रकाश नहीं आया है, इसलिए कॉर्टिसोल का सिक्रेशन मत शुरू करो।
तो हम कहीं ना कहीं इस तरह के लाइफस्टाइल से हमारे जो नॉर्मल प्रक्रिया में मेलाटोनिन और या डे और नाइट या लाइट एंड डार्क, प्रकाश और अंधकार का जो संबंध के साथ शरीर का जो संबंध है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं इस तरह के लाइफस्टाइल से और आर्टिफिशियल ये से। दूसरी बात है कि आज के लाइफस्टाइल में है कि हमारे वर्किंग आवर भी है, नाइट शिफ्ट में होता है, दिन शिफ्ट में होता है, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं सर्काडियन रिदम प्रभावित होता है। कभी कभी हम यात्रा करते हैं तो एक ट्रेवल स्पैन माने एक जोन से दूसरे जोन में ऐसे जाते हैं, अलग अलग टाइम जोन में जाते हैं, तो वहाँ पे भी डिस्टर्ब होता है कि समय बदलता जा रहा है, हम कंटिन्यूस जगह जहाँ भी जा रहे हैं हो सकता उस टाइम जोन में दिन ही दिन है तो हमको रात मिला नहीं, तो मेलाटोनिन सिक्रेशन हुआ नहीं, सोए नहीं, तो कभी कभी इससे भी डिस्टर्ब होता है। और अत्यधिक किसी भी तरह के मेडिकेशन के ऊपर अगर आप हैं तो भी सर्काडियन रिदम आपका डिस्टर्ब होता है। अगर स्ट्रेस है तो भी आपका हो रहा है, स्ट्रेस तो कॉमन है, स्ट्रेस होगा तो बहुत से हार्मोनल सिक्रेशन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो करते हैं। और आपकी मानसिक स्वास्थ्य कैसी है ये बहुत है। हम सभी जानते हैं कि आजकल हर लोग फिजिकल से कम ज़्यादा मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो मेंटल बहुत ज़्यादा प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो मेंटल एक कंडीशन है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हम बहुत सक्षम हैं, हमें मानसिक रूप में कुछ भी असुविधा नहीं है, लेकिन होता है मेंटल हेल्थ कंडीशन पे भी ध्यान देना है। वो अगर अत्यधिक टॉर्चर या स्ट्रेस में है तो उसका भी प्रभाव होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्वास्थ्य की समस्या, जैसे किसी का ब्रेन डैमेज हो, हेड इंजरी हो या ब्लाइंडनेस हो, अंधत्व हो, तो उनको प्रकाश और अंधकार का पता नहीं है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये सर्काडियन रिदम प्रभावित होने का हो सकता है। और एक और बड़ी बात है कि अगर सोने की हैबिट बहुत ख़राब है कि हम कम सोते हैं या नहीं सोते, खूब कम सोते हैं और टाइम पे रेगुलर नहीं सोते, इर्रेगुलर सोते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें हम अपने सर्काडियन रिदम को प्रभावित करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। ये सबसे बड़ी ये है। तो दो तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि पहली बात, बहुत से ऐसे रोग हैं जो हम लोग बाद में आ रहे हैं और उस पर भी, कि वो रोग ये सर्काडियन रिदम से डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं, और उसको अगर सही सही ठीक किया जाए, सिर्फ सही सही ठीक ही नहीं करना है, उस रिदम को इस रूप में ले आया जाए कि शरीर के अंदर की बायोलॉजिकल सिस्टम फिर प्रॉपरली चैनल में काम करने लगे, तो आप स्वास्थ्य के करीब या स्वास्थ्य के पास पहुंच जाएंगे। और ये हम लोग करते हैं बिना दवा के, बिना किसी मेडिकेशन के ये किया जा सकता है। कई प्रक्रियाएं हैं योग की, प्राकृतिक चिकित्सा की, या सीधे कहें तो वैदिक नेचर क्योर की, तो हम लोग करते हैं। जो इस पर और डिटेल्स जानना चाहते हैं या और डिटेल्स गंभीरता से करना चाहते हो, बिल्कुल हम लोग से सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक में या हमारे सेंटर पे आके इसको सीख भी सकते हैं कि कैसे हम लोगों को इस तरह की कई गंभीर बीमारियों से सिर्फ और सिर्फ सर्काडियन रिदम को ठीक करके हम ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके पीछे जो जो फैक्टर्स हैं, अचानक सिर्फ सर्काडियन रिदम चेंज करने के से काम नहीं होता, उनके फैक्टर के साथ उसको एसोसिएट करके धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। और उसमें कई प्रक्रियाएं होती, कई फैक्टर्स होते हैं, नींद भी होती है, खाना भी होता है, वर्क आवर भी होता है, और रिलैक्सेशन, कई चीज़ें होती है, उसको देख के हम लोग किया जाता है। तो अब आए कि अगर किसी का ऐसा है तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि उसको हम लोग कुछ हद तक रीसेट कर सकते हैं। पहले कि हमको सबसे सिंपल बात है कि हम हर दिन का रूटीन एक कार्यक्रम बने, हर दिन का अलग अलग। ये नहीं कि एक रूटीन बना दिए, अब आज से आप ये सुबह से लेकर रात तक ये करिए, रात से दिन तक करिए और ये करिए 1 महीना तक, नहीं, हर दिन का अलग अलग होगा। एक दिन का रिस्पॉन्स दूसरे दिन का प्रिस्क्रिप्शन होगा, दूसरे दिन का रिस्पॉन्स तीसरे दिन का प्रिस्क्रिप्शन होगा। अगर बहुत कोई क्रॉनिक डिजीज में हो गया तो आप एक प्रिस्क्रिप्शन करके नहीं बोलते कि अब आज से आप यही रूटीन फॉलो करिए अगले 6 महीना तक, नहीं, एक दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है। तो उस हिसाब से देखना है कि पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, उनकी सीवियरिटी के हिसाब से, उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उनके वर्क ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से और फिजिकल कंडीशन के हिसाब से हम लोग रूटीन का, हर दिन का रूटीन बनेगा, उसके हिसाब से बनाएंगे और उस रूटीन के साथ वो एडहेयर करेंगे, उसके साथ जुड़ते जाएंगे और करते जाएंगे। दूसरी बात है कि एक ये कहा कि जब नेचुरल लाइट में रहना, अगर जब प्रकाश है तो उस समय आउटडोर रहें,
ताकि वो नेचुरल लाइट से अडेप्ट करे, तो शरीर के जो अंदर की ये सर्काडियन रिदम है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होगी या ज़्यादा एडहेयर होगी, ज़्यादा जुड़ेगी कि प्राकृतिक परिवेश से। जितना ही हम आर्टिफिशियल, सुबह में ऑफिस जा रहे हैं लाइट ही जल रहा है, ये है रात को 10 बजे भी निकल रहे हैं तो लाइट जल रहा है, निकल रहे तो अचानक लाइट से अंधकार में आ जा रहे, बाहर हो जाए तो सडनली चेंज नहीं होते। अंधकार भी आता है तो धीरे धीरे आता है, प्रकाश भी आती है तो धीरे धीरे आती है। तो ये जो धीरे गैप होता है, लेकिन हम लोग के अपनी लाइफस्टाइल में हम लोग सीधे सीधे डायरेक्टली चेंज हो जाते होता है। तो ये हमको चेंज करना पड़ेगा कि हम जो प्रकाश, नेचुरल प्रकाश हो तो उस समय आउटडोर में रहें और अपने अंदर की उस वेकफुलनेस को बूस्ट करें कि हम डायरेक्टली नेचुरल लाइट में हैं और उस चीज़ को अनुभव करें। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, 20 मिनट 30 मिनट जो भी करें, और सोएं वही उसी समय जब आपके सोने की नेचुरल टाइमिंग हो या जो आपके अंदर के सर्काडियन रिदम को प्रमोट करे या उसको उत्साहित करे। यानी कि जब सही के रात हो, नेचुरल जब अंधकार हो तो उस समय नेचुरल लाइट में ही, नेचुरल अंधकार में ही रहें, लाइट जला के मत रखें, उसको खत्म करें। और है कि विशेषकर नशे की आदत होती है, अल्कोहल आप छोड़ दीजिए, वो ज़रूरी नहीं है। कैफीन, निकोटीन ये सब बहुत लोग करते हैं कि पी के नींद लाना या नींद नहीं ले आना करते, उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। और ज़्यादा देर तक जगने की आदत छोड़ दें, रात को सो के पढ़ने की आदत भी छोड़ दें। ये थोड़ा सा, हाँ, दिन में पढ़ें, टाइम पे पढ़ें, ये ज़रूरी है ताकि वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। और इसके साथ साथ मेडिटेशन, ये बहुत है। और मेडिटेशन अंग्रेजी का शब्द बड़ा ये है, मतलब लिमिटेशन है। जो ध्यान की कई प्रक्रियाएं हैं, अब ये सिर्फ मेडिटेशन बोल देना ही बड़ा आसान होता है, लेकिन जब पेशेंट को कराने जाइए तो उनको तब लगता है कि इस पेशेंट के लिए मेडिटेशन या ध्यान की कौन सी प्रक्रिया अप्लाई करनी है और कहाँ तक करनी है। तो ये किसी एक्सपर्ट के अंदर ही जाके रूटीन चेंज करना होगा। ये अपने से ध्यान में मत बैठने की कोशिश करिए। अगर आप ध्यान करते हैं तब तो कोई ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपकी या जिसके साथ भी हो उसके फिजिकल मेंटल कंडीशन जो मैंने कहा उसके आधार पर देखकर ध्यान की या मेडिटेशन की प्रक्रिया हम लोग को फॉलो करनी पड़ेगी। और बहुत लोग होते हैं कि थोड़ी शाम होते ही सो गए, सुबह हुए उठ के फिर सो गए, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा इससे बचना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ें कि अगर आपकी, जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई या इम्बैलेंस हो गई तो क्या क्या हो सकता है। इससे छोटे पहले सिंपल जो कंडीशन है जो हो सकते हैं कि इंसोम्निया होगी, यानी नींद कम आना या पूरा ही नहीं आना, स्लीप लॉस भी हो सकता है। सुबह उठने की टाइमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऑफिस जाना है लेकिन आप उठ नहीं पा रहे उस टाइम पर। सारा दिन शरीर में एक थकान और ये लगी रहेगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं। दूसरे कंडीशन जो होते हैं कि उसमें जैसे आपने कहा कि मैंने कहा कि स्टिफ वर्क का होता है, शिफ्ट का होता है, तो उसका प्रभाव करता है कि आप एक जगह कभी दिन में काम कर रहे हैं, कभी नाइट शिफ्ट हो रही है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है और वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहता, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से शरीर पे ये होता है और कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर आपके आती रहती है। अब इस कंडीशन को करने के लिए आपको बिल्कुल हर प्रोफेशन के साथ आपको रेगुलर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर नाइट शिफ्ट में है तो कैसे करें, दिन शिफ्ट पे कैसे है, ताकि आपके सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब नहीं हो। और रेगुलर किसी को होता है कि वीकली शिफ्ट हो रहा है तो इनको बेहतर है कि एक अच्छे किसी प्राकृतिक चिकित्सक के संपर्क में रहे कि वो आपको इस शेड्यूल में बिल्कुल बताएगा कि कैसे सोना है, कैसे उठना है, कब क्या खाना है, अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग ऑफ योर ड्यूटी। क्योंकि ये सिंपल कुछ भी खा लेंगे, दवा खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अब रात में जगना है तो कैसे हम इस चीज़ को सर्काडियन रिदम के साथ एडजस्ट करें कि उसका स्वास्थ्य पर कोई नहीं प्रभाव पड़े और लॉन्ग रन में कोई सीरियस डिजीज नहीं आ जाए। तो इसके लिए बेहतर है कि आप ऐसे किसी विशेषज्ञ से जुड़े जो वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा को समझता हो। ठीक है। बहुत लोग मेडिकेशन लेके सोते हैं कि मेलाटोनिन और ये ले, तो इससे बचना चाहिए। लेके थोड़ी देर के तो लाभ होगा बट लॉन्ग रन में ये बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाएं, क्योंकि एक ही एपिसोड में एक ही वे में सारा कुछ डिटेल्स में बताना ये नहीं है, लेकिन उस शब्द का उसकी जिसको बताया जा सकता है उसके बाद आप लोग जो जानना चाहें, सीखना चाहें
इसमें बहुत कुछ चीज कर सकते हैं। तो आज का दूसरा सवाल जो है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सर्काडियन रिदम को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे इसका हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर के कमोबेश हर ऑर्गन को ये प्रभावित करता है। अगर सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया या डिस्टर्ब हो गया तो सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट सर्कुलेशन पे प्रभावित करते हैं। मेटाबॉलिज्म पे तो सीधे सीधे ही करते हैं कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे होगा ये कि ना डाइजेशन सही से होगा ना एलिमिनेशन सही से होगा, और जब ये होगा तो हमारे स्किन पे भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये अलग अलग ऑर्गन पे होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होगा, मेटाबॉलिज्म पे होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे होगा या सिस्टम पे होगा, स्किन पे होगा। इसके अलावा अगर जिसका सर्काडियन रिदम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो वो धीरे धीरे कुछ रोगों की तरफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे डायबिटीज। ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा ओबेसिटी, मोटापा, ऐसे लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा होने की चांसेस हो जाएंगी। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत होती है, ये रही। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म जो डिस्ट्रप्शन होते हैं कि मैंने अगर कम समय में होगा तो हमारी मेमोरी को लेके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इशू हो सकती है, डिमेंशिया जैसी चीज़ें आ सकती हैं। एनर्जी की लैकिंग रहेगी ही, कहीं घाव फोड़े कुछ हो गए तो हीलिंग जल्दी नहीं होगी, ठीक है। हार्मोन की साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी और इनफर्टिलिटी आ सकती है, यानी पुरुषत्व की हीनता या फिर बांझपन आ सकती है। दंपति माँ बाप बनने में से वंचित हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब कर होने की वजह से। तो ये ध्यान रखिए। और हमारे शरीर के तापक्रम की जो प्रक्रिया है उसमें शिफ्ट हो जाएगी कि कब शरीर को का टेम्परेचर बढ़ना है, कब शरीर का टेम्परेचर ये नॉर्मल कम रहना है। ये जो शरीर की बायोलॉजिकल क्रिया के हिसाब से होती है वो इस हिसाब से नहीं होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। डाइजेशन सही नहीं होगा तो हमारा स्टूल पास भी सही नहीं होगा। तो ये जो क्रिया है, तो ये आज का हमने ये किया कि इसको कर सकते हैं। उसको ठीक कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं सर्काडियन रिदम को प्राकृतिक वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उसको प्रकृति के संपर्क में कैसे लाए, उसके शरीर के अंदर की जो प्राकृतिक बायोलॉजिकल साइकिल है उसको हम इस्टेब्लिश करें। इसमें बहुत सी क्रियाएं हो सकती हैं, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा में हाइड्रोथेरेपी हम लोग करते हैं, बहुत से हम लोग भोजन में बहुत सी चीज़ें और हर्ष को करते हैं, ध्यान की बहुत सी प्रक्रिया हैं वो हम लोग करते हैं, और इस तरह करके हम लोग लेके आते हैं। इसमें कहीं भी कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि जो बहुत क्रिटिकल और लॉन्ग टर्म जो सीरियस डिजीज़ होती हैं उस डिजीज़ को भी हम लोग ठीक कर सकते, चाहे मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, चाहे आपकी डायबिटीज़ की हो, चाहे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज का तीसरा सवाल जो है कि जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या क्या होते हैं सर्काडियन रिदम को प्रभावित करने के लिए, तो इस तीनों का रिस्पॉन्स आज आप लोग जरूर भेजिए। और आप सभी से आज के एपिसोड पर तो अपने रिस्पॉन्स देंगे ही, लेकिन ये भी लिखिए कि इस पर क्या जानना चाहते हैं और ये कैसा लगा, और ये अपने आसपास इसको शेयर और जरूर करिए, लोगों को जागरूक करिए कि ये सर्काडियन रिदम कितना जरूरी है और ये सिर्फ इस चीज़ की वजह से कितनी रोग हो रही है और कितनी ज़्यादा लोग अपने जीवन के साथ और अपने स्वास्थ्य के साथ प्रभावित हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से, और वो नहीं जानते। क्योंकि सर्काडियन रिदम सिर्फ ये नहीं है कि कितने बजे सोना कितने बजे उठना है, आपका परिवेश, आपका काम, आपका चिंतन, आपके शरीर के हिसाब से आपका सर्काडियन रिदम है। ये कोई एक्सपर्ट वैदिक नेचर क्यूर का व्यक्ति ही गाइड कर सकता है, बता सकता है, और इससे आप सारी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हैं बिना दवा के, और बहुत से ऐसे रोगों से बच सकते हैं जिसको आप सिर्फ दवा के आधार पर ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सर्काडियन रिदम की वजह से या सर्काडियन रिदम को ठीक करके ठीक हो सकता है। तो इस चीज़ को समझिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए और अपना भी सर्काडियन रिदम ठीक करिए और लोगों को अब बताइए आप कि सर्काडियन रिदम क्या है, उसमें जागरूकता ले आइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरे से आशा कैसे कर सकते हैं। और ये गंभीर से गंभीर बीमारियों को, गंभीर से गंभीर रोगों को आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक नेचर क्योर के माध्यम से। इसको समझिए और इसको शेयर करिए। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।